हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। देखिए, वैसे आपको पता है हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी रिपीट किए देता हूँ। इस चैनल पर हम वेरियस एग्ज़ाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स की एक डीप एनालिसिस, जो कि आज संडे को अपलोड होती है हमारी, उसके बाद एक स्पेशल टॉपिक पे वीडियो आती है वेडनेसडे या थर्सडे पे। इस बार हमारी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मुझे कुछ काम था और इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। हालांकि मेरे पास वो वीडियो रिकॉर्डेड है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का या शायद पार्ट 5 या 6 है, और मैं उसको ये ट्यूसडे या वेडनेसडे को अपलोड कर दूंगा 100%। और मैं इस वीक मैंने सोचा है कि मैं लास्ट वीक का भी कवर कर दूंगा, तो ट्यूसडे या वेडनेसडे में एक वीडियो आएगी और फिर थर्सडे या फ्राइडे में दूसरी वीडियो आएगी। मतलब 2 वीडियो इस स्पेशल टॉपिक की इस वीक में जो है वो अपलोड कर दूंगा किसी भी कीमत पर, चाहे जो कुछ हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो जो एपिसोड 14 है, और हम एपिसोड 14 तक आ गए हैं। लास्ट 14 वीक्स में हमने एपिसोड 1 2 3 करके जो है वीडियो अपलोड करी हैं। वो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। आपके बहुत सारे एग्ज़ाम, चाहे वो फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, ठीक है ना, किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए बेनिफिट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम कुछ अपनी की पॉइंट्स न्यूज़ पे आप देख लेते हैं। वैसे बहुत सारी न्यूज़ेस हैं इस बार, लेकिन फिर भी कुछ की पॉइंट्स जो हमारी मेन न्यूज़ेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, AIIB मैंने बहुत बार इसका जिक्र किया है। ये बैंक है, इसके नए चेयरमैन चुने गए हैं एक बार फिर से, तो उसके बारे में देख लेंगे। इंडियाज़ रैंकिंग इन एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, क्या है इंडिया की रैंकिंग और फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, ये हमारे लिए कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, ठीक है, इसके बारे में भी देख लेंगे। जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पहले मैं इसी को कवर करूंगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हालांकि आप सबको ये पता चल चुकी होगी अब तक, लेकिन हम थोड़ी सी बात कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है। रीस्टार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, क्या है ये और किसने लॉन्च किया है, किस तरह से बेनिफिशियल होगा, इसके बारे में बात कर लेंगे। टाइम कैप्सूल बहुत ज़्यादा चर्चा में था, टाइम कैप्सूल करके, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे हम डेली करंट अफेयर्स की कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं जो डेली आते हैं, फिर उसके बाद हमारी जो वोकैब होती है, हिंदू वोकैब, उसको हम डालते हैं, और बहुत सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ से कोई टेक्निकल ग्लिच आती है, मे बी कई बार काम नहीं करता है, तो वो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके टॉक विद नमन सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल हमारा दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहली न्यूज़ पे ही मैंने इसको रखा है कि केंद्र सरकार ने 34 साल बाद नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लाई है वो कितने साल पुरानी है। तो आप पहला क्वेश्चन का आंसर यही दे देंगे, 34 साल पुरानी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे और मैं इनको कवर करूंगा। देखिए, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली शिक्षा नीति कब आई थी। तो पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में। किसके टाइम पे? वो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी थी हमारी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सेकेंड टाइम अगर पूछा जाए आपसे, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सेकेंड टाइम जो शिक्षा नीति आई थी, एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो कब आई थी, तो इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, 1986 में आई थी सेकेंड टाइम। किसके टाइम पे? उस समय राजीव गांधी जी हमारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। अब थर्ड टाइम यानी 34 साल बाद ये जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020 में आई है। इस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपसे एक ही बारे में पूछ सकता है, मतलब 3-4 क्वेश्चन ये बन गए आपके, ठीक है। अब ये क्या है, अब मैं थोड़ा सा आपको बताना शुरू करता हूँ। वर्तमान में देखिए, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी, मतलब एक तरह से एजुकेशन पद्धति आप सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, वर्तमान में ये पद्धति 10+2 पे बेस्ड है, यानी 10वीं प्लस 2 साल और 12वीं, ठीक है। लेकिन इसको चेंज करके अब 5+3+3+4 इसके ऊपर काम किया जाएगा। अब ये क्या है मैं आपको फुल डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया इतना। चलिए, देखिए, अभी क्या था कि 12 साल हमको टोटल पढ़ने पड़ता था, 10th करने पड़ते थे 10 साल तक, फिर उसके बाद 2 साल, और ये 12 साल पे हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, ये 5+3+3+4 टोटल कितना हुआ? 15 साल, यानी हमको 15 साल टोटल पढ़ना ही हुआ। एक तरह से हम 12th तक ही पढ़ेंगे 12th तक ही, लेकिन क्या होगा,
15 साल का होगा ये पूरा स्ट्रक्चर। कैसे होगा? देखिए पहले 5 साल में सिर्फ सेकंड तक पढ़ाया जाएगा हमें, यानी यूके प्ले ग्रुप, यूकेजी, एलकेजी इस तरह से जोड़ के पूरा 5 साल हमको सेकंड में ही गुजारना पड़ेगा, मतलब सेकंड में ही पढ़ना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि जो बच्चे की बेसिक नॉलेज होती है, मेन हमारा जो बेस होता है वही अगर मजबूत नहीं होता है तो हम ऊपर जाके लड़खड़ा जाते हैं एक टाइम पे, ठीक है ना। तो जी यहाँ पे सेकंड तक में जो 5 साल का इन्वेस्टमेंट होगा बच्चे का हमारी अपनी एजुकेशन में, वो उसका बेस्ट पार्ट होगा और उसका बेस जो है वो एक तरह से मजबूत हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या होगा, फिर 3 साल में सेकंड से यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 3 साल में फिफ्थ तक जाएंगे, ठीक है। पहले 5 साल में सेकंड तक आए, फिर 3 साल फिफ्थ में जाएंगे, फिर 3 साल एट्थ में जाएंगे, फिर 3 साल एट्थ में जाएंगे। कितना हो गया? 5 3 कितना हुआ? 5 और 3 8 और 8 3 11। अब क्या होगा? 4 साल। अब 4 साल में क्या है भाई? अब 4 साल में और उसके बाद आगे की पढ़ाई कर लेंगे आप, है ना। 12th तक ही पहुंचना है आपको, 8th के बाद 9 10th 11 12th, ये 4 साल हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से कुछ डिवाइडेशन हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अब की नई शिक्षा प्रणाली में किस तरह की लॉजिक रखा गया है, तो आपसे वहाँ पूछ सकता है कि 5+3+3+4 या 5+3+2+5 इस तरह से पूछ सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या है भाई, 5+3+3+4, ये आपको याद रखना है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या होगा, पहले क्या था कि हमें इंग्लिश या हिंदी या कई तरह की भाषाएं जो है वो पढ़नी पड़ती, अब हमें थोड़ा सा अपनी मदर टंग को ज़्यादा जो है वो मेन फोकस करना है ना। मदर टंग हमें यानी जो भी हमारी मातृभाषा है उसको यूज़ करना है। फिर उसके बाद अभी नया एक चेंजमेंट किया गया है। देखिए 6 के बाद, मतलब 6 जैसे ही आप 6 स्टैंडर्ड में जाओगे वहाँ पे आपको एक मतलब मैंडेटरी हो जाएगा कि कोडिंग आपको सिखाई जाएगी। क्या सिखाई जाएगी? कोडिंग। कोडिंग से क्या आप एक तरह से बेस समझ रहे हो कि कोडिंग से हमारा नॉलेज जो है वो मजबूत होगा। और उसके बाद कोडिंग के अलावा हम लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग, हम लोगों को मतलब जो आने वाले बच्चे होंगे और जो इनके अंदर में आएंगे, वोकेशनल TION वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग अभी आप क्या समझते हो? जैसे देखिए अपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ITI के बारे में, इंडियन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI। इसमें क्या होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम पे ही बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे वो फिटर, इलेक्ट्रीशियन और कंप्यूटर ऑपरेटर, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें। तो उसमें आपकी बेसिक जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है वो आपको ट्रेंड स्किल्ड कर दिया जाता है एक तरह से। तो वो अब क्या होगा, 6 स्टैंडर्ड के बाद ही आपको गार्डनिंग कैसे की जाती है और कुछ भी आपको जो एक तरह से आप समझ सकते हो, प्लास्टिक के कंटेनर्स कैसे बनाते हैं, मतलब बहुत सारे इसमें कोर्सेस हैं जो ऐड किए जाएंगे कि आप जो बच्चा होगा उनको सीखना ज़रूरी होगा, ताकि जैसे ही वो 12th से निकले। अभी क्या होता है कि बच्चा 12th से निकलते ही वो बहुत ज़्यादा भटक जाता है या उनको उसके पास मेन नॉलेज नहीं होता है ना। तो जाहिर सी बात है वो जॉब के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है। अभी क्या होगा, जब स्किल्ड हो जाएगा तो वो उसको जॉब दे ना ही पढ़ सकता है, मतलब वो एक तरह से इतना स्किल्ड हो जाएगा कि वो एक जॉब क्रिएटर बन सकता है। और यही सबसे बड़ी अच्छाई होती है किसी भी डेवलप्ड कंट्री की, कि वहाँ पे जॉब क्रिएटर्स ज़्यादा होते हैं, है ना। जॉब क्रिएटर्स ज़्यादा होंगे, इकॉनमी बूस्ट होगी, इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी। तो ये बहुत बड़ा चेंजमेंट है और बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए हमको। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखिए HRD मिनिस्ट्री जो ये सब हैंडल करती थी सबसे पहले, कौन सी? HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री। HRD मिनिस्ट्री के कौन थे? मिनिस्टर रमेश निशंक पोखरियाल, और यही अब मिनिस्टर हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री का। यानी HRD मिनिस्ट्री को भुला दिया जाएगा और एजुकेशन मिनिस्ट्री को याद कर लिया जाएगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए और देखिए पहले भी ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ही थी, ये नहीं कि आज इसका नाम अचानक से बदल दिया गया और बोला गया कि नहीं इसका नाम ऐसे बदल दिया गया, नहीं ऐसा नहीं है। पहले भी ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ही थी और इसका नाम किसने चेंज किया था? 1968 में, सॉरी 1986 में इसका नाम राजीव गांधी जी ने चेंज किया था और इसको HRD मिनिस्ट्री बना दिया था। लेकिन फिर से अभी इसका नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है, ठीक है। चलिए और भी उसके बारे में हम कुछ बता देते हैं। देखिए लास्ट के जो 4 साल में आपको सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, वो साइंस, म्यूज़िक या कुछ भी। जैसे देखिए 12th के बाद, मतलब 11th 12th में हमको स्ट्रीम चूज़ करनी, या तो हम साइंस कर लें, या तो बायो कर लें, या तो आर्ट्स कर लें, है ना। इस तरह से होता था चूज़। लेकिन अभी क्या है, जैसे हमको फिजिक्स पढ़नी है और फिजिक्स के साथ हम डांस भी सीख सकते हैं,
डांस की क्लासेस जो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिजिक्स के साथ हम म्यूज़िक की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिजिक्स के साथ हम और भी चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स के साथ, हमें बायो में ये सारी चीज़ें लेनी है तो हम बायो में भी ले सकते हैं। ये एक बेटर ऑप्शन है कि बहुत सारे लोगों का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही रख लूँ, है ना। मेरे को केमिस्ट्री में उतना ज़्यादा मेन वो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, और मेरे को एक तरह से आप बोल सकते हैं आर्ट्स में होता है एक मोटर मैकेनिकल का एक कोर्स होता है एक टाइप से, ऑटोमेशन ऐसा कुछ करके कोर्स होता है, तो वो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था उस टाइम पे, तो वो मेरे को लेना था। लेकिन अब भाई उस टाइम पे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम साइंस स्ट्रीम में घुस गए थे, है ना। तो अभी क्या है कि ये चेंजमेंट कर दिया जाएगा, जिसको लेना है वो स्वतंत्र होगा पूरी तरह से, अगर वो लेना चाहता है तो वो ले सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत सारा बड़ा चेंजमेंट किया गया है। उसके बाद और बात कर लेते हैं, और क्या है, देखिए 10th के बोर्ड एग्जाम्स की जगह 3 टाइप्स के नंबर दिए जाएंगे। 10th में जो बोर्ड एग्जाम्स के नंबर मिलते हैं आपको, उसकी जगह चेंजमेंट किया गया, 3 टाइप से नंबर दिए जाएंगे। कैसे नंबर दिए जाएंगे, देखिए एक क्लास का नंबर होगा, जो आपका जो आपने परफॉर्मेंस दी है उस पे नंबर मिलेगा। सेकंड जो है वो आप खुद का एनालिसिस करोगे, खुद का मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा, मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप बेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको खुद से नंबर देने पड़ेंगे। फॉर सपोज रख लेते हैं 10 नंबर, ठीक है। 10 आउट ऑफ 10 में आपको कितने, मतलब 10 में आपको कितने नंबर देने हैं, आप खुद को 8 नंबर भी दे सकते हो, खुद को 4 नंबर भी दे सकते हो। यहाँ पे आप खुद को मापोगे, है ना। सबसे मेन चीज़ आप पे यहाँ पे इसलिए रखी गई है कि बच्चा खुद को मापेगा कि हाँ वो कितना सफिशिएंट है, या कितना अपने जो प्रोजेक्ट है या जो वर्क है उसका वो कितना उस पर एक्सपर्ट है, ताकि जब वहाँ से निकले वो पढ़ाई करके, तो जब किसी जॉब में जा सके तो वहाँ पे उसके ये मूल्यांकन नंबर भी देखे जा सके कि हाँ बच्चा कितना मूल्यांकन करके आया है खुद का। तीसरा जो नंबर है वो कलीग के साथ, कलीग देंगे आपको, जो मित्र होंगे आपके, जैसे क्या होता है कि आपके जो क्लासमेट होते हैं वो आपके नंबर देंगे, वो नंबर देंगे आपको आपके टाइम स्पिरिट के हिसाब से, आपकी जो नॉलेज है उस पर, है ना। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बोलते हैं कि टॉपर के साथ बैठता है, या फेलियर्स के साथ बैठता है, यानी आप पीछे वाला बंदा पीछे वाले के साथ बैठता है। अभी ऐसी समानताएं बहुत, मतलब बहुत कम देखने को मिलेंगी, ऐसा मोस्ट प्रॉबेबली हो सकता है कि ऐसा बिल्कुल ना देखने को मिले, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के बाद देखते हैं। देखिए 12th के बाद ग्रेजुएशन में ऑप्शन होगा। कैसा ऑप्शन होगा, देखिए अभी क्या होता है, ग्रेजुएशन डिग्री कितने साल की होती है, 3 साल की होती है नॉर्मली ग्रेजुएशन डिग्री, बीए हो, बीएससी हो, इस तरह से आप कोई भी कोर्स देख लीजिए, है ना। तो अभी क्या होगा, 2 टाइप की डिग्री होंगी, एक 3 साल की होगी और एक 4 साल की होगी। कैसी, अगर आपको नॉर्मल डिग्री चाहिए तो 3 साल की ले सकते हो, और उसके बाद अगर जो 4 साल की डिग्री है उसमें क्या ऐड किया गया है, रिसर्च ऐड किया गया। मतलब आपको कोई भी ऐसी आगे चल के रिसर्चेज मतलब करनी हो, या इस तरह के कोई कोर्स में आपको इंटरेस्ट हो, तो ये 4 साल का आप कोर्स कर सकते हैं जिसमें रिसर्च डिग्री मिलेगी। नेक्स्ट, रिसर्च डिग्री करने वालों के लिए एमएससी, यानी जो आपका बीएससी के बाद एमएससी होता है मास्टर, है ना। तो वहाँ पे आपको 1 साल का छूट, मतलब 1 साल का होगा वो टोटल एमएससी, और डायरेक्ट पीएचडी में एंट्री होगी। मतलब जितना भी एक तरह से आप झमेला बोल सकते हो वो ख़त्म हो चुका है। रिसर्च करने वालों, मतलब जैसे आपके पास रिसर्च डिग्री है तो आपको एमएससी का 1 साल के लिए एमएससी हो जाएगा आपका, और डायरेक्ट पीएचडी में आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ये एक और निकल के आई न्यूज़। उसके बाद क्या है कि बीएड डिग्री को बंद कर दिया जाएगा, 12th के बाद ही ग्रेजुएशन में 4 साल हो जाएंगे, जिसमें ऐसे ही प्रिपेयर कर दिया जाएगा बच्चे को कि अभी उनका स्टेटमेंट भी आया था, रमेश जो हमारे एचआरडी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एचआरडी मिनिस्टर तो आप भूल जाइए, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, है ना, रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनका आया था कि आईएएस से डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप टीचर बनना, है ना। तो बीएड वाले जितने भी हैं वो टीचर बनने की लालसा लेते हैं, मतलब इच्छा अपने अंदर, उनके अंदर डिज़ायर होती है कि वो टीचर बने, तो बीएड को बिल्कुल से समाप्त कर दिया जाएगा। 12th के बाद ही ऐसी उनकी प्रिपरेशन करवा दी जाएगी कि वो उस टाइम पे जाके एलिजिबल हो जाएं, ठीक है। चलिए और एक और चीज़ें निकल के आई कि नेशनल टेस्ट एजेंसी NIA एक टाइप की एजेंसी होगी, और यही सारे एक तरह से एग्ज़ाम्स करवाएगी, और इसमें से सिर्फ 2 एग्ज़ाम्स को दूर रखा गया है, एक लॉ का और एक मेडिकल का, यानी जो आप नीट बोलते हो, इन दोनों को अलग रखा जाएगा। बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, जितने भी, वो आपकी NTA यानी सॉरी नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA के अंदर करवाए जाएंगे। और बस सिलेबस सबका एम होगा, एक मेन चीज़ निकल के आई कि जितने भी एग्ज़ाम, मतलब जितनी भी, जैसे यूनिवर्सिटी हो गई, कोई भी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या उत्तर प्रदेश की कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई, कोई भी यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया, तो उनका क्या होगा, सिलेबस सेम होगा।
मतलब जो भी आप पढ़ोगे उसका सिलेबस एक टाइप से सेम होगा, बस क्या होगा उनके एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हो सकता है। मतलब जो चीज़ आपको यहाँ पढ़ाई जा रही है वहीं आपको डीयू में पढ़ाई जाएगी, वही आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाएगी, बस क्या होगा कि एग्जाम पैटर्न अलग होगा, ठीक है ना। मतलब भाई एग्जाम्स का पैटर्न सेम कैसे हो सकता है ना, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन उठा के रख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हटा सकते हो, इस तरह का हो जाएगा। ग्रेजुएशन में मल्टीपल एंट्री का ऑप्शन होगा। अगर एक साल बाद आप छोड़ते हैं, देखिए जैसे अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सपोज मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या है करना है, मेरे को दूसरा कुछ इंटरेस्ट है, मेरे को लग रहा है कि मैं बीटेक कर लूँ, है ना। तो क्या होगा कि मेरे को ये छोड़ना है ग्रेजुएशन, लेकिन मेरा एक साल बर्बाद हो जाएगा, मेरे को डर है, तो मैं इसको नहीं छोड़ता हूँ और पूरा कंप्लीट करता हूँ। तो मेरे ये मन भी नहीं हुआ करने का, लेकिन मेरे को ज़बरदस्ती करना पड़ा। तो इसमें क्या है कि आपको अभी ये स्वतंत्रता मिल जाएगी, एक तरह से फ्रीडम है आपके पास कि आप ग्रेजुएशन वाली यानी जो बीए की डिग्री कर रहे हो उसको बीच में छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपने एक साल कर लिया है तो वही एक साल जाके आपके बीटेक या कुछ भी जो भी करना चाहते हो वो आपसे जुड़ जाएगा, लेकिन उसके नंबर आपके बीटेक में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। एक साल में अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर आप ग्रेजुएशन डिग्री करते हो तो जैसे 3 साल की करते हो तो 3 साल में क्या होता है, अब 3 साल में पूरी टोटल एक बार में डिग्री मिलती है। लेकिन अभी क्या होगा, अगर एक साल करके आप छोड़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल करते हो, जैसा कि मैंने अभी आईआईटी मद्रास वाली पे वीडियो बनाया था, वैसे ही स्ट्रक्चर कुछ इसमें भी रखा गया है। वहाँ पे भी आपको अगर एक साल का कोर्स करते हो तो वहाँ पे सर्टिफिकेट, दूसरे साल का कोर्स करते हो डिप्लोमा, और तीसरे साल का कोर्स करते हो डिग्री। बीएससी की डिग्री आईआईटी मद्रास दे रही थी, वो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कोर्स है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वापस आते हैं, एक साल में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो डिप्लोमा मिल जाएगा, और तीसरे साल में अगर मतलब तीसरा साल करके अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। और अगर आप चौथे साल तक, मैंने जैसे बताया कि 12th के बाद ग्रेजुएशन में 2 ऑप्शन होंगे, 4 साल का भी होगा, अगर आप 4 साल वाला करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको रिसर्च डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गई। और अगर आप बात आती कि परसेंटेज कैसे दिए जाएंगे, देखिए मतलब इन सब की हर साल की परसेंटेज कैलकुलेट होके लास्ट में परसेंटेज बनाएगी। देखिए जैसे आपके 100 में कितने आए, आपके 50 आए, है ना। और फिर दूसरे साल 100 में कितने आए, 30% आए। मतलब हालांकि इतना पास नहीं होता है, लेकिन चलिए रख देते हैं 40% रख देते हैं। फिर थर्ड ईयर में आपके 100 में से कितने आए, 55। तो ये टोटल 300 का बनेगा, और इन सबको कैलकुलेट कर दिया जाएगा और उसके मतलब उस पर नंबर आपको दे दिए जाएंगे, इस तरह से होगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई। और आप अगर आप ये बोलेंगे कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है अचानक से ला दी गई, हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में, तो ऐसा नहीं है। ये 2 लाख लोगों के साथ बैठकर डिस्कस की जा रही थी, अलग अलग जो मतलब हमारे यहाँ पे एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं लोग, और बहुत महारत हासिल की हुई इन्होंने, बहुत सारे प्रोफेसर्स हो गए, डीयू के अलग अलग लोग। तो 2 लाख लोगों को टोटल ये 4 साल इसमें लगे हैं इसको बनाने में, एजुकेशन पॉलिसी को नया ड्राफ्ट बनाने को। ड्राफ्ट में मंजूरी मिल गई है, और ये 2021 या 22 से इम्प्लीमेशन भी शुरू हो जाएगा इसका। तो 2016 से इस पे काम चल रहा था, और अभी 2020 में यानी 4 साल बाद इसको लाया गया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और इस पे एक कमेटी इन सब पे नज़र रखेगी। मतलब ये जो काम हो रहा है इन सब पे एक कमेटी बनाई जाएगी, और वो इन सब पे नज़र रखेगी, ठीक है। और एक सेम चीज़ निकल के आई, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस मतलब प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जो छोटे वाले, और उनमें अलग एजुकेशन चल रही है, उनकी 10-10 20-20 किताबें चल रही हैं, और सरकारी में 2 ही 3 किताबें चल रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सेम एजुकेशन दोनों की होगी। और अभी हो सकता है जैसे ये पब्लिक स्कूल लिखते हैं ना, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल या कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, तो इस तरह के ये जो पब्लिक स्कूल है इनसे पब्लिक हटा दिया जाएगा, ठीक है, और ऐसे ही रखा जाएगा, ठीक है। ये श्योर नहीं है, लेकिन हमें भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। और एक चेंजमेंट क्या है कि अभी तक हमारी जीडीपी का 4.43% एजुकेशन में खर्चा होता था, लेकिन अभी ये इनको इंक्रीज़ करके 6% हमारी जीडीपी का खर्च किया जाएगा एजुकेशन में। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, और बहुत अच्छा सरकार का इनिशिएटिव है। हालांकि इसमें इम्प्लीमेशन में देखा जाएगा, लेकिन अभी से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो बहुत अच्छी हैं, और इसका इम्प्लीमेशन में भी बहुत अच्छा निकल के आएगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, लास्ट चीज़ है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा लग गया है टाइम,
है ना। लेकिन वो आपको चीज़ बतानी ज़रूरी है। देखिए वर्चुअल लैब्स बनाई जाएंगी। वर्चुअल लैब्स कैसे, अभी आपको कोई भी टेक्निकल वाला के मतलब केमिकल वाला बंदा होता है, कोई भी होता है, तो वो लैब में जाके टेस्टिंग करता है कि कौन से क्या मतलब रिजल्ट आएंगे, और उनसे रिजल्ट निकाल निकाल के वो सारी थ्योरीज जो है वो बनाते हैं इस तरह से। लेकिन अभी वर्चुअल लैब्स होंगी। वर्चुअल लैब मतलब आपकी कंप्यूटर सिस्टम में होगी, आप उनको देखिए कि उस कंप्यूटर में ही देखिए एनिमेशन के माध्यम से कि किस गैस को मिलाने से क्या होगा, और ये वर्चुअल लैब्स, इस तरह की वर्चुअल लैब्स बनाई जाएंगी। तो ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, मैं तो बोलूँगा ये बेस्ट है ना। हालांकि इम्प्लीमेशन में इसके देखा जाएगा कि इस तरह से इम्प्लीमेशन हो रहा है इसका, और जब भी इम्प्लीमेशन होगा तो ये बहुत अच्छा निकल के आएगी, ये मे भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो हमारी आज की नई न्यूज़ मतलब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। और ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा नीति मंजूरी दे दी गई है। 34 साल बाद एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव हुए हैं। सरकार ने कहा था क्या है कि 2035 तक हायर एजुकेशन में 15% एनरोलमेंट का लक्ष्य तय किया है। इसके बारे में भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे, ये सब जितना भी है ना टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप जा दे सकते हैं। चलिए, भारत पड़ोसी देश में श्रीलंका में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। ठीक है, क्या है भाई ये देखिए, भारत क्या है कि देखिए इस समय क्या हो रहा है कि देखिए चाइना अलग अलग कंट्रीज़ में अपना एक तरह से पैसे दे के या कुछ भी करके भारत को एक तरह से सिकोड़ने के विचार में है, और भारत को एक तरह से ख़त्म करने के, लेकिन इनके बस का नहीं है। चलिए ना, तो वापस से टॉपिक पे आते हैं। देखिए अब भारत मतलब चीन ने वन बेल्ट और वन रोड करके एक ऐसा पहल की थी, देशों को लुभाने की चीनी कोशिश के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में एक तरह से कोशिश की गई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने धीरे से श्रीलंका का एक हम्बनटोटा पोर्ट जो 99 साल के लिए अधिग्रहित कर लिया इन्होंने एक तरह से। जब ऐसे छोटे छोटे देशों को आप कर्ज देंगे, जैसे कोई भी हो, है ना, तो आप क्या करोगे, आप अपने आप को एग्जांपल दो। आप किसी भी की मतलब किसी की भी चीज़ जो भी अच्छी लग रही हो और आपको वो चाहिए हो, आपको वो नहीं मिल रही, तो आप क्या करोगे कि वो मौके का इंतजार करोगे। अगर आपको उस बंदे को हेल्प करनी है, मतलब उस बंदे को हेल्प चाहिए हो किसी भी तरह की, तो आप क्या करोगे, 10 रुपये उसको दे, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 10 रुपये उसको दे दिए, उसके काम पूरा हो गया। लेकिन अभी उसके बाद 10 रुपये नहीं है, वो आपको दे नहीं सकता, लेकिन आपको चाहिए 10 रुपये उसे। एक टाइम लिमिट आपने दी थी कि इस टाइम लिमिट तक मेरे को 10 रुपये चाहिए, अब वो टाइम लिमिट निकल गई, वो 10 रुपये नहीं दे पा रहा है, तो आप क्या करोगे, उससे उसकी वो चीज़ छीन लोगे जो आपको चाहिए होगी। मतलब जो जिस चीज़ की आप पे बहुत दिन से निगाह थी, तो वो आप उससे छीन लोगे आसानी से, है ना। तो वो कुछ बोल भी नहीं पाएगा क्योंकि उसने आपका टाइम पे पैसा नहीं दिया है। तो इसी तरह से चाइना कर रहा है। इसने हम्बनटोटा एक पोर्ट था, वो श्रीलंका, वो क्या, हाँ श्रीलंका में बनाया था, लेकिन वो पैसे नहीं दे पाए, इस तरह का कुछ था। तो उन्होंने 99 ईयर्स के लिए उसको अपने मतलब अपने एक्वाइर्ड कर लिया है, खुद से ले लिया है चीन ने। इसी तरह ये डेप्ट टैप पॉलिसी में फंसाता था। तो इसी तरह, लेकिन ऐसा ही कुछ नहीं हुआ है। भारत जो है वो मित्रता निभाता है अलग अलग देशों से। तो भारत ने श्रीलंका के देश में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने का वादा किया है, और इससे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया गया है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, जिसमें श्रीलंकन रुपए खर्च करे जाएंगे और इंडिया खर्च करेगा श्रीलंका में। ठीक है ना। चलिए, एनटीपीसी के साथ भारत ने श्रीलंका में सोलर पावर प्लांट लगाएगा। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ हुआ, आयोजित हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चौथा संस्करण कहाँ हुआ था, हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि पहला, दूसरा और तीसरा कहाँ हुआ था। पहला दिल्ली में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि युवा खेलों का पहला संस्करण कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ था। दूसरा संस्करण आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ये ब्लैंक है। तीसरा संस्करण कहाँ हुआ था, असम में हुआ था। ठीक है, तो पहला कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था, आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तीसरा कहाँ हुआ था, असम में हुआ था। और चौथा कहाँ हो रहा है, हरियाणा में पंचकुला में हो रहा है। ठीक है, खेल मंत्री कौन है आपके, और किरण रिजिजू ये आपके स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, यानी खेल मंत्री एक तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए या पढ़ लीजिएगा। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एमएसएमई सेक्टर को समर्थन देने के लिए रीस्टार्ट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या है भाई ये रीस्टार्ट प्लेटफॉर्म, देखिए इसमें मुथूट और फिनकॉन, ये दो कंपनियां हैं। मुथूट फाइनेंस आप जानते होंगे, मुथूट और फिनकॉन, ये एक तरह से लोन देंगी सस्ते दामों पर एमएसएमई वालों को, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर जो है हमारा बूस्ट होगा।
ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमईज के केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने एक परामर्श मंच लॉन्च किया है, रीस्टार्ट इंडिया लॉन्च किया है। यह मुथूट फिनकॉम और इनटॉक द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया ताकि राष्ट्र भर में व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन किया जा सके। रीस्टार्ट इंडिया .com ने कोर्स एमएसएमई क्षेत्र के नैनो और सूक्ष्म उद्योगों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया। सस्ते दामों पर लोन यहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा। भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन एझिमाला केरल में किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एझिमाला केरला के अंदर है और यहाँ पे भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। केरल, और किसने किया है, तो ये किया है, ये दिखा देता हूँ मैं, ये किससे किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड यानी केल्ट्रॉन द्वारा निष्पादित किया गया है, मतलब केल्ट्रॉन द्वारा इसको बनाया गया है, केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावल, अधिकारी कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी नौसेना कमांड ने इंडियन नेवल अकादमी एझिमाला केरल में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र 3 मेगावाट का उद्घाटन किया। यह परियोजना 2022 तक सौर ऊर्जा के 100 गीगावाट को प्राप्त करने के लिए भारतीय सरकार का राष्ट्रीय सौर मिशन की पहल का एक हिस्सा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में रूस ने चीन पर जासूसी संदेह के कारण S-400 मिसाइल की आपूर्ति देने से इनकार कर दिया है। क्या है भाई ये, देखिए ये आप देख रहे होंगे, इसको मैंने कई बार डिस्क्राइब किया है, इसको एक तरह से आप थर्ड सिस्टम बोल सकते हैं ना, ऐसा कुछ है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। क्या है भाई, ये एक S-400 क्या है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। मतलब ये कोई भी अगर आप इस पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई भी देश, मतलब कोई भी यहाँ पे बैठा है और ये इस मिसाइल से इस पे हमला करने वाला है, तो ये ऐसा सिस्टम है, इसको नेविगेट कर लेगा और इसको हवा में ही, यानी यहाँ पर ही इसको ख़त्म कर देगा, यहाँ तक आने ही नहीं देगा। हवा में आ रही मिसाइल को ही मार देगा। भारत ने S-400 ऑर्डर किया है 5 बिलियन में 5 पीस नहीं, 5 ये S-400 आएंगे भारत में, है ना, रूस के साथ। और ये क्या है कि इसकी खासियत क्या है कि 6 टारगेट को एक साथ मार देगा। मतलब अगर इससे 6 लोगों को मारना हो, ठीक है, तो ये एक साथ, इतनी क्षमता है इसके अंदर कि 6 लोगों को एक साथ, मतलब 6 टारगेट को एक साथ ख़त्म कर देगा। देखिए, चाइना को S-400 पहले ही दे दिया गया था 2015 में, लेकिन रूस ने अभी इसके साथ जासूसी के संदेह करते हुए इसको अपना जो इसके अंदर मिसाइल यूज़ होती हैं उन मिसाइलों को देने से मना कर दिया है, ठीक है, कि हम भाई नहीं देंगे, तुम जो है वो बहुत उत्पात मचाते हो इस तरह से, ठीक है। चलिए अभी बात कर लेते हैं, अटलांटिक महासागर में वर्ष 2022 का पहला तूफान हन्ना ने दस्तक दी। क्या है भाई ये, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अब मैं आपको ये पढ़ लीजिए, तब तक मैं आपको थोड़ा सा अलग से बताना कोशिश करता हूँ। देखिए, गर्मियों का पहला साइक्लोन या चक्रवात जिसे बोल सकते हैं, ट्रॉपिक, और देखिए चक्रवात और तूफान ये इस तरह के 2 चीज़ें हैं, मतलब 2 अलग अलग, जैसे पृथ्वी है इसके 2 पार्ट हैं और इसके अलग अलग, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन अलग अलग सेक्शंस में आता है। ये तूफान जितने भी होते हैं क्षेत्रीय आधार पर साइक्लोन्स के अलग अलग नाम होते हैं। देखिए, चाइना और जापान और फिलीपींस में जो तूफान आता है उसको टाइफून बोला जाता है, टाइफून। और ये कहाँ आता है, पैसिफिक ओशियन में। कहाँ आता है, पैसिफिक ओशियन में। और अमेरिका वाले क्षेत्र में जितने भी तूफान आते हैं उनको क्या बोलते हैं, हरिकेन। क्या बोलते हैं, हरिकेन। ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में जो तूफान आते हैं उनको विली विली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विली विली, इस तरह के नाम दिए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ सकता है कि अमेरिका वाले क्षेत्रों में आने वाले तूफानों को या चक्रवात साइक्लोन्स को क्या बोलते हैं, तो हरिकेन बोलते हैं। चाइना, जापान और फिलीपींस में आने वाले को क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले को विली विली बोलते हैं। देखिए, ये क्या होता क्या है, देखिए हवा का बंडर सा बनता है। आप बहुत देखते होगे, जैसे आप किसी भी पानी के अंदर लकड़ी डाल के ऐसे घुमाइए कस के, जैसे पानी का पानी रखा है, इसके अंदर हम लकड़ी डाल के ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो पानी की भी ऐसे ऐसे धारा में घूमेगा और एक चक्कर टाइप का बन जाएगा। उसके अंदर आप देखिएगा कभी कभार ग्लास के अंदर, ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर, कांच के ग्लास के अंदर इस तरह के घुमाइए तो यहाँ पे एक बाउंडर सा, मतलब लहर सी बन जाती है। और वो लहर इसी तरह से, ये क्या होता है, यही एक टाइप से चक्रवात साइक्लोन एक तरह से बोला जा सकता है। ज़मीन के गर्म होने पर, जब ज़मीन गर्म हो जाती है और के तो गर्म होने पर एक हवा टाइप उठती है और उससे आसपास की ठंडी हवा उस क्षेत्र में जाने की कोशिश करती है और ये बाउंडर टाइप बन जाता है चक्रवात, मतलब। लेकिन यही प्रक्रिया जो है वो चक्रवात कहलाती है, ठीक है।
चलिए, होपफुली आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप बोलेंगे तो मैं इसके लिए स्पेशल टॉपिक भी ला दूंगा और उसमें पूरी तरह से कवर कर दूंगा किस तरह से तूफान क्या चीज़ें हैं। देखिए, भारतीय रेलवे डबल स्टैक कंटेनरों को चलाने के लिए दुनिया की पहली विद्युतकृत रेल सुरंग हरियाणा के सोहना में बनाएगा। देखिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले डबल डेकर ट्रेन के बारे में बताया था, आपको कहाँ बताया था वो मेरे को बताइएगा, ठीक है ना। और अभी क्या हुआ है कि ये जो मालवाहक ट्रेन है, ये डबल डेकर मीन्स ये जो ऊपर के ये पोर्शन में ये बॉक्स रखे हैं ये डबल हैं। अभी क्या ये सीरीज़ में बॉक्स रखे जाते थे, अब ये ऊपर भी चलेंगे। और इस तरह की इलेक्ट्रिक सुरंग वाली, मतलब ये सुरंग से निकल सके ये ट्रेन, इस तरह की सुरंग बनाई जा रही है। कहाँ पे? हरियाणा के अंदर, ठीक है। चलिए, और इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड के बारे में भी बात कर लेते हैं। 100 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी, ठीक है। चलिए, ये एक देख लीजिए इस तरह की। और चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक्सॉन मोबिल कंपनी को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्रोथ इज लाइफ इनका मोटो है। अगर आपसे कई मोटो पूछ रहे थे, बहुत सारे एग्जाम्स में मोटो पूछता है कि कैंपस शूज़ की मोटो क्या है, या स्पार्क्स की क्या है, स्पार्क्स की गो फॉर इट है। मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं इस तरह की वीडियो ला दूंगा, आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड मोड, और इसके अंदर एशिया के सबसे अमीर आदमी द्वारा नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक्सॉन मोबिल कॉरपोरेशन एक करके कंपनी थी, उसको पछाड़कर सऊदी अरामको के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बन गई। पहले नंबर पे अभी भी सऊदी अरामको एक कंपनी है, वो है। उसके बाद रिलायंस आ गई है, और फिर उसके बाद एक्सॉन मोबिल है। एक्सॉन मोबिल दूसरे नंबर पे थी, लेकिन रिलायंस दूसरे नंबर पे आ गई और एक्सॉन मोबिल तीसरे नंबर पे बन गई। रिलायंस जो कि सबसे बड़ी रिफाइनरी परिसर का प्रबंधन करता है, जो ने अपने बाजार मूल्य पे 189 बिलियन डॉलर में ले जाने के लिए 8 बिलियन डॉलर यानी 4.3 प्राप्त किया है, परसेंटेज जितना भी था। जबकि एक्सॉन मोबिल ने 1 बिलियन डॉलर मिटा दिए, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ। देखिए, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद विश्व के सर्वाधिक निगरानी तंत्र वाले शहरों में 16वें स्थान पर रहा। क्या है भाई ये पूरा मैटर, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, अभी ये क्या आया था कि वर्ल्ड का मोस्ट सर्विलांस सिटी 2020 में इंडियाज़ की रैंक आई थी, और अधिक अधिक जगहों पर जहाँ पे सर्विलांस लगाया जाता है, तो उसमें 16वें नंबर पे हैदराबाद आया। देखिए, इसको आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। दुनिया के सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों 2020 में कंपैरेटिव द्वारा नए विश्लेषण के अनुसार दुनिया के 150 प्रमुख शहरों में हैदराबाद ने शीर्ष 20 शहरों में सूची में 16वें स्थान पर नाम दर्ज किया है। मतलब हैदराबाद को सर्विलांस पे रखा जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा कैमरे लगे हैं और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी, ऐसा कुछ बोला गया है इनका, है ना। सर्विलांस सिटी है 20 में, टॉप 150 में 16वें नंबर पे है। टॉप 20 में एक तरह से आप मान सकते हैं 16वें नंबर पे है। अधिकतम निगरानी कैमरों की संख्या यहाँ पर है। हैदराबाद में भारत में सबसे अधिक सीसीटीवी निगरानी है, और सूची में ताइवान चीन द्वारा सबसे ऊपर रखा गया। मतलब ताइवान चीन में सबसे ज़्यादा कैमरे लगे हैं, और ये फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारत ने पड़ोसी पहले नीति के तहत 10 लोकोमोटिव इंजन बांग्लादेश को सौंपेगी। क्या है भाई ये पूरा मैटर? देखिए, बांग्लादेश को ये 10 लोकोमोटिव इंजन देगा। देखिए, इस समय चीन सबको लुभाने की कोशिश कर रहा है, और भारत सबको एक तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर चीन ने यहाँ पर कब्जा कर लिया तो फिर भारत को बहुत प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ेगी। इसी के तहत भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी दिखाते हुए भारत ने चाहे उसको बांग्लादेश को 10 लोकोमोटिव इंजन सौंपने का निर्णय लिया है। सौंपेगा मतलब सौंप चुका है, ठीक है ना। भारत ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को देश में ब्रांड गैस डीजल इंजन उपलब्ध कराने के लिए अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रतिबद्ध किया था। उल्लेखनीय कि भारत ने पहली कंटेनर ट्रेन बहुत हाल ही में बांग्लादेश पहुंची थी। ट्रेन में एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स उत्पादों को चलाया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत और बांग्लादेश के अंदर कौन सी ट्रेनें चलती हैं पैसेंजर पे, तो पैसेंजर पे 2 ट्रेनें चलती हैं, एक मैत्री एक्सप्रेस, दूसरी बंधन एक्सप्रेस। कौन सी? पहली मैत्री एक्सप्रेस और दूसरी बंधन एक्सप्रेस। ये 2 ट्रेनें चलती हैं और बांग्लादेश और भारत के बीच में, ठीक है। मैत्री एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये कोलकाता से ढाका, बांग्लादेश ढाका की जो कैपिटल है, सॉरी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, वहाँ पे चलती है कोलकाता से। और दूसरी जो है वो कोलकाता से खुलना, ये जगह है बांग्लादेश में, यहाँ तक चलती है। ये 2 ट्रेनें चलती हैं, बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना और मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। भारत एशियाई देशों में वियतनाम में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा। क्या है भाई? भारत का कॉपर
कपास निगम सीसीआई जो अगली कटाई के मौसम के ठीक पहले कपास के अधिशेष स्टॉक रख रहा है, फाइबर फसल के निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। भारत कपास निगम, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है ना, सॉरी उसके लिए। भारतीय कपास निगम है, ये अपने जैसे हम लोग वेयर हाउस यानी गोदाम नहीं बनाते हैं रखने के लिए, तो इसी तरह बांग्लादेश में वियतनाम में इस तरह के कॉटन वेयर हाउस खोले जाएंगे। ये एक तरह से वहाँ पे अपना स्थायित्व बनाने के लिए एक तरह से कोशिश की जा रही है। ठीक है, भारत को कपास के 1.2 मिलियन गांठ यानी 170 किलोग्राम प्रत्येक का निर्यात करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर काम किया जा रहा है, जबकि राज्य द्वारा संचालित सीसीआई कपास निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में अपना गोदाम भी स्थापित करेगी। ये सही इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने रख दी। डीआरडीओ ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 शुरू की। ये हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, है ना, और ये बहुत एक तरह से ऊंची शख्सियत हमारे यहाँ, सब कोई जानता है इसे, मतलब हर एक बच्चा भी जानता है, क्योंकि ये बहुत मोटिवेटेड पर्सन थे और ये इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है लाइफ के लेसन्स में। तो इनके लिए इनकी श्रद्धांजलि में DRDO ने डेयर टू ड्रीम 2.0 शुरू की थी। क्या है भाई ये? तो रक्षा अनुसंधान विकास और विकास संगठन DRDO ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर एक नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 शुरू की है। डेयर टू ड्रीम 2.0 के देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक खुली चुनौती है, जो कि देश में रक्षा और एरोस्पेस तकनीकी में नवाचार के लिए आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के बाद ये सब मिलजुल के एक तरह से काम करेंगे। जितने भी स्टार्टअप्स हैं और जितने भी नए नए चीज़ें हैं, इनोवेटिव्स हैं, जो भी नए नए इन्वेंट कर रहे हैं लोग, तो यहाँ पे पुरस्कार राष्ट्रीय स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत वर्ग को 5 लाख विजेताओं को दिए जाएंगे। मतलब कोई भी स्टार्टअप हो आपका, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय ने भारतीय मानक मोबाइल ऐप बिस केयर द्वारा जारी किया है। ये क्या है भाई बिस केयर? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहले तो याद कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है बिस केयर ऐप किसने जारी की, तो बिस ने जारी की, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऐप लॉन्च की। क्या है भाई? देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, और मैंने अभी हाल ही में एक प्रोडक्ट परचेज़ किया था, और कुकवेयर प्रोडक्ट था, तो उसमें IS मार्क लगा था, ISI का मार्क। ये इंडियन स्टैंडर्ड एक तरह से एक मार्क होता है ना, जो कि लगता है तो वो क्वालिटी को बताता है कि हाँ ये इसकी क्वालिटी है ना। तो इस तरह से ये बताता है। लेकिन कई लोग क्या होता है, इस मार्क का गलत यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी एक सस्ता सा अप्लायंस बनाया और उसके अंदर ISI मार्क ठोक दिया, है ना, कि ये ISI सर्टिफाइड है। तो आपको वहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ISI सर्टिफाइड है कि नहीं, है ना, और कैसे आप भरोसा करोगे? तो इसी के लिए बिस केयर ऐप जारी की गई है। ये ऐप आपके जैसे ही आप उस प्रोडक्ट पे मतलब देखोगे उस प्रोडक्ट को, तो ये बता देगा, इंडिकेट कर देगा कि हाँ ये ISI सर्टिफाइड है या नहीं है। इस तरह की ये आपको सुविधा मिलेगी। ठीक है, चलिए। सूत्रों के अनुसार अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की आधारशिला में टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। ये सूत्रों पहले हटा देते हैं क्योंकि ये कन्फर्म है। ठीक है, क्या है टाइम कैप्सूल? देखिए, एक तरह का एक कंटेनर होता है, और ऐसे आप बताइएगा मेरे को नीचे कमेंट में, क्योंकि आपको ये न्यूज़ पिछले 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि टाइम कैप्सूल जिस पार्ट से बनता है, जिन धातुओं से बनता है, वो कौन कौन सी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? देखिए, पहले इसी तरह का टाइम कैप्सूल कहाँ रखा गया था? लाल किले में रखा गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और अभी ये राम मंदिर के नीचे दबाया जाएगा। मतलब क्या है भाई ये टाइम कैप्सूल? तो एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें जितने भी, जैसे राम मंदिर से जो भी केस चल रहे हैं, राम मंदिर में मतलब जिस तरह की फैसला आया, जो भी के इसकी क्या इतिहास था, किस तरह से ये आया, और किस तरह ये मतलब विरोध में आ गया, और क्या क्या सारी चीज़ें हुई, इनके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे इस कंटेनर के अंदर रखे जाएंगे। और ज़मीन से 2000 फीट नीचे, कितना? 2000 फीट नीचे इस कैप्सूल को गाड़ दिया जाएगा। इस कैप्सूल की खासियत क्या है? इस कैप्सूल की खासियत ये है कि किसी भी टाइप का मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, जाड़, मतलब कुछ भी हो, ये सारे मौसम को सह सकता है, और इसमें कोई भी मतलब एक खरोंच तक नहीं आएगी, ऐसा, है ना। ठीक है, तो ये एक टाइम कैप्सूल बना के रखा जाएगा, ताकि
इन केस फ्यूचर में जो भी हमारे एक तरह से आप बोल सकते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन होगी, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल सकेगा। हालांकि कभी ऐसा हुआ कि उन सब चीज़ों के ऊपर फिर से विरोध आया, तो ये सारी चीज़ें टाइम कैप्सूल उसको हेल्प करेगा। ठीक है, इतिहास हमारा दोहराना। चलिए, मौसम ऐप, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने भारत का पहला अपना जो है मौसम पूर्वानुमान मोबाइल ऐप मौसम जारी किया है। क्या है भाई ये मौसम ऐप? पहली बार तो आपसे पूछा जाएगा कि मौसम ऐप किसने लॉन्च किया, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES के 14वें स्थापना दिवस की घटना पर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री ने मोबाइल ऐप मौसम लॉन्च किया। यह इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजिकल, और तीसरा क्या था कि भारतीय मौसम विज्ञान IMD द्वारा डिज़ाइन किया गया। मतलब 3 लोगों ने डिज़ाइन किया है। कौन? इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, दूसरा कौन था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, तीसरा कौन था? IMD यानी भारतीय मौसम विभाग। इन तीनों ने इसको डिज़ाइन किया है। दिन में ये, इसकी खासियत क्या है, दिन में ये 8 बार अपडेट होगा। आगामी 7 दिन की सटीक सूचना देगा, किस दिन बारिश होने वाली है। अगर उस दिन बारिश होने वाली है, अगर इसमें बता रहा है आपके एरिया में, तो होगी ही होगी, ऐसा एकदम सटीक चीज़ें बताई जाएंगी। किसने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च किया है। डिज़ाइन बाय, मैंने बता दिया, 3 लोगों ने मिलकर डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो ये मौसम ऐप है। ठीक है, हाल ही में 28 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया गया, ग्लोबल टाइगर्स डे। क्या है भाई ये, इसके बारे में जान लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई की पूर्व संध्या पर भारत पर में 2018 रिपोर्ट में बाघों, सह शिकारियों और शिकार की एक विस्तृत स्थिति जारी की है। रिपोर्ट में देश स्तर पर बाघों की आबादी के रुझान का अनुमान लगाने के लिए 2018-19 में सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के साथ पिछले 3 बाघ सर्वेक्षणों यानी 2006, 2010 और 2014 के बाद से जो प्राप्त जानकारी की तुलना में ये रिपोर्ट निकाली गई है। मध्य प्रदेश में सबसे, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है 526, इसके बाद कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा बाघ भारत में कहाँ पे हैं, तो आप बता सकते हो MP में है। ठीक है, वर्ल्ड का 70% टाइगर कहाँ रहता है? इंडिया में रहता है। देखिए, हर 4 साल में गणना होती है। 2018 में जो गणना हुई थी उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ड्स में रखा गया था, क्योंकि उसका रिकॉर्ड बना था। क्यों रिकॉर्ड बना था? क्योंकि सबसे ज़्यादा कैमरों से निगरानी की। देखिए भाई, बाघों का ऐसा तो है नहीं कि बाघ के पास आप जाके गिनोगे ये बाघ 1 हो गया, दूसरे बाघ के पास जाओगे ये बाघ 2 हो गया, इस तरह से कैलकुलेशन करोगे क्या? कैलकुलेशन करने वाला ख़त्म होता जाएगा और बाघ खुश होते रहेंगे कि आओ तुम हमको कैलकुलेट करते रहो और हम तुमको कैलकुलेट करते रहेंगे। ठीक है, तो इन पे कैमरों से नज़र रखी जाती है। और कैसे? ऐसा नहीं कि बाघों को भी गिना जाता है, इनके पैरों को, जैसे यहाँ पे पैर निशान है, बाकी यहाँ पे पैर के निशान है, तो इस तरह से इनको मैच करके इनकी भी काउंटिंग की जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा। तो ये कैमरे से, सबसे बड़ा कैमरे से रिकॉर्ड करने वाला 2018 में भारत पहला देश बना था और इसको वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में रखा गया था। ठीक है, चलिए, तो आपको अगर आप पूछा जाए विश्व टाइगर दिवस कब होता है, तो 29 जुलाई को होता है। शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा जारी एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में भारत प्रदूषण के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। क्या है भाई ये? देखिए, इंडियाज रैंकिंग इन एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिलीज्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, ये शिकागो की एक यूनिवर्सिटी है, उसने रिपोर्ट लाई है। फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट में बांग्लादेश है, और सेकंड में हमारा इंडिया है। ये बहुत बुरी चीज़ है इंडिया के लिए कि भारत में वायु प्रदूषण 5 वर्षों से जीवन प्रत्याशा को कम कर रहा है। ये लाइफ को, जैसे आप 100 साल के हो तो ये लाइफ को 95 ईयर्स का कर रहा है, यानी 5 साल आपकी लाइफ को घटा रहा है, एक तरह से आपका जीवन कम कर रहा है। और अगर ये बढ़ता रहा तो इसकी कोई भी सीमा नहीं रहेगी, है ना। बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ये। और रिपोर्ट जो है वो 2018 के आंकड़ों पर निकाली गई है और इसमें भारत की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी में लखनऊ को सबसे ऊपर रखा गया है। अगर इन सब चीज़ों को हमने जल्दी हैंडल नहीं किया और हमारी एयर को प्यूरीफाई नहीं किया, मतलब एयर को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ नहीं होने दिया, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे चल के। ठीक है, चलिए, ये सारी चीज़ें थी, आपको पता चल गई। किसने, अगर आपसे पूछेगा कि एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2020 किसने निकाला था, तो आप बता दो कि शिकागो की यूनिवर्सिटी ने निकाला था और इसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा और बांग्लादेश पहले स्थान पर रहा। जिन लिकन को फिर से एशियाई संरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष चुना गया, यानी AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो एक तरह से प्रेसिडेंट है, वो जिन लिक्विन को चुना गया है। भारत सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इस बैंक का,
ठीक है। और पहले पे ये चीन इन्वेस्ट करता है। चीन का टोटल इन्वेस्टमेंट 50% है, सॉरी $50 बिलियन है, और भारत का टोटल परसेंटेज $8.4 बिलियन था पहली बार में। ठीक है, पहली बार जब इन्वेस्ट किया था भारत ने। और भी इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए 2016 में भारत AIIB के 57 संस्थापक सदस्यों में से एक था। यह चीन 26.06% के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक 7.62% है। जैसे अगर कोई भी कमेटी बनती है तो कमेटी में जिसका सबसे बड़ा ज़्यादा योगदान होता है वो पहले बोलता है, और उसको बात सबको माननी पड़ती है ना। और फिर उसके बाद दूसरे बंदे की, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा दूसरा सहयोग हो, उसकी बात भी सुनी जाती है। तो भारत दूसरे नंबर पर है इस बैंक में वोटिंग परसेंटेज में। ठीक है, वोटिंग शेयर्स भी आप बोल सकते हो। बीजिंग चीन में मुख्यालय है इसका। ये जनवरी 2016 में परिचालन में शुरू किया गया था। अब तक दुनिया भर में 103 अनुमोदित सदस्यों तक बढ़ चुका है, मतलब 2016 में शुरू हुआ था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर रिपोर्ट जारी की है। डिजिटल शिक्षा रिपोर्ट 2020 जारी की है। क्या है भाई, इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है, तो आपको पता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शिक्षा विभागों के परामर्श से MHRD के डिजिटल शिक्षा प्रभाव द्वारा तैयार किया गया। यह घरों पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने और कोविड-19 महामारी के दौरान सीखने के अंतराल को कम करने के लिए MHRD द्वारा अपनाई गई अभिनव विधियों को विस्तृत करता है। मतलब रिपोर्ट ये डिजिटली बनाई गई कि कितनी देर तक आपको कंप्यूटर के सामने बैठना है, या कितनी देर तक आपको बुक्स पे टाइम स्पेंड करना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर निकाली गई हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान पुणे ने कोरोना फैलने से रोकने के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन प्रणाली आश्रय विकसित की। अगर आपसे पूछ ले कि आश्रय प्रणाली किसने विकसित की, तो ये आश्रय प्रणाली पुणे की रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान ने शुरू की है। क्या है भाई इसके अंदर, ये मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम एक कम लागत वाला कोविड-19 रोगियों के उचित अलगाव से को बनाए रखने के लिए पुनः प्रयोज्य समाधान है। उत्पाद डिजाइन में मॉड्यूलर, पोर्टेबल और विभिन्न आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हो सकता है। मतलब इसको कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। आप देख सकते हो ये इसका फ़ोटो है, और इसके अंदर ऐसी, मतलब बाहर ऐसी शील्ड लगाई गई हैं, ऐसी टाइप की शील्ड लगाई गई कि उससे जो वायरस है वो बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, जो एक तरह का बेड है। छत्तीसगढ़ का बीजापुर शहर नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स 2020 की डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। क्या है भाई ये, देखिए सरकारी थिंक टैंक का एक तरह से जान सकते हो, जो कि एनालिसिस करता है अलग अलग जगहों का। क्या है भाई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, क्या है ऐसे डिस्ट्रिक्ट जैसे किसी भी स्टेट में, फॉर एग्जांपल यूपी का मान लें कि यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा काम, सबसे कम काम कहाँ होता है, अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो। तो उन डिस्ट्रिक्ट्स को इन्वेस्टमेंट करके उनको कुछ सुविधाएं देकर उनका विकास किया जा सकता है, और किया जाए तो इसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोला जाता है। और इस बार की 2020 में रैंकिंग कही जिसमें छत्तीसगढ़ का बीजापुर शहर जो है वो, और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो निकल के आया, और इसने बहुत अच्छा काम किया है, इसको सपोर्ट किया गया और बहुत अच्छा इसने काम किया है। ठीक है, चलिए स्वास्थ्य और पोषण सूची में री भाई जो मेघालय में है, और इसके बाद क्रमशः बीजापुर छत्तीसगढ़, बहराइच उत्तर प्रदेश में 2 और 3 में स्थान पर रखा गया। मतलब पहले पे बीजापुर छत्तीसगढ़, और फिर उसके बाद सेकंड में रायभरी, जैसे मैंने बताया रिभोई ये मेघालय में है, और इसके बाद बहराइच यूपी में। इन सबको थोड़ा सा पुशअप्स किया गया है। चलिए, और हमारे जो स्पेशल डेज, इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज में इस बार विश्व हेपेटाइटिस बी 2020 जुलाई 2020 था। इसकी थीम क्या थी, हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। ठीक है, ये इसकी थीम थी। अगर आपसे पूछा जा सकता है तो आप बता दोगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए, और इम्पॉर्टेंट स्टेट्स में आज हम जानेंगे केरला के बारे में। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, लेजिस्लेटिव असेंबली 140, नेशनल पार्क्स अनाईमुड़ी, शोला, एराविकुलम और मठिकटुन, पंबादुम, पेरियार, साइलेंट वैली, ये इसके नेशनल पार्क्स हैं। आप अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकोगे। एक बार हिंदी में रिपीट कर लेते हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, 140 विधानसभा सीटें हैं। अनाईमुड़ी, शोला, एराविकुलम,
मठीकटून, पंबादुम, पेरियाई और साइलेंट वैली यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो नेशनल पार्क्स हैं। चलिए तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे ये आपको PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी हमारे द्वारा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए, और मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया है कि मैं थर्सडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे को एक वीडियो और मतलब जो लास्ट वीक का वो भी कवर कर दूंगा। 2 वीडियो इस बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आएंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।